हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। गाइज, ईएमआई के जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने फैराडेज लॉ को डिस्कस किया था और हमने फैराडे के दो लॉ आपको बताया था। फर्स्ट लॉ में मैंने बताया था कि जब भी किसी क्वाइल से होकर क्वाइल से एसोसिएटेड अगर फ्लक्स चेंज कर रही है तो उस क्वाइल में किसी दो पॉइंट के बीच एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। मतलब एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होता है और दूसरी पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होता है, और जब हम उसे कनेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है जिसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। फर्स्ट लॉ में ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट दी गई थी। सेकंड लॉ में उन्होंने करंट की वैल्यू या यूं कहें ईएमएफ की वैल्यू उन्होंने डिटरमाइन किया था, और उनकी लॉ ये थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज इक्वल टू द ईएमएफ इन दैट कॉइल। और अगर मैं उससे R से डिवाइड करूं, मतलब रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लूं, तो उसमें करंट हमें पता पड़ जाती थी। तो होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से याद होगी। जो मैथमेटिकल जो रिजल्ट हमने प्रीवियस क्लास में निकाला था उसमें यह था कि E थी माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी का मतलब फ्लक्स का चेंज। और निगेटिव साइन किसके अकॉर्डिंग होता था? निगेटिव साइन लेंज लॉ के आधार पे होता था। इस पे हम लोग लेंज लॉ जब पढ़ेंगे तो वहां पे इस इक्वेशन को काफी अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अपन उससे ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर एवरेज ईएमएफ की बात कोई करता हो तो सिंपल हम लोग क्या यूज करेंगे? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी की बात करेंगे। क्लियर है? एवरेज की बात करें तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, सिंपल सी चीज है। हमने ये भी बताया था कि कहीं भी डिफरेंशिएशन है, मतलब फाई और टी का जो स्लोप होता है वो ईएमएफ देगा। इस पर सवाल नॉर्मल सा पूछा जाएगा। फाई को टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करा करके आप उसे डिफरेंशिएट कर लो और ईएमएफ फाइंड आउट कर लो। अगर आपको करंट निकालनी है तो सीधी सी बात है, ई में आर से डिवाइड कर लो, और ये होती है डी फाई बाई डी टी में हम आर से डिवाइड कर ले तो ये अपना करंट पता चल जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल चीज है। प्रीवियस क्लास में इस स्तर पर हम लोग चर्चा कर लिए थे। हमने और भी चर्चा करी थी कि अगर फ्लक्स को चेंज कर रहा हो, फ्लक्स के बारे में अगर बात हो रही हो, फ्लक्स चूंकि बी डॉट ए होती है तो उसमें बी को वैरी कर सकता है, ए को वैरी कर सकता है, ठीक है, या फिर बी और ए के मैग्नीट्यूड को सेम रखा जाए, बस उसके बीच के जो एंगल है उसको वैरी कर सकता है। तो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस होती है। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग चाहें तो फ्लक्स निकाल ईएमएफ निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो आज के डेट में गाइज हम लोग उन्हीं अलग अलग सिचुएशंस को देखने वाले हैं क्वेश्चन के हेल्प से। ठीक है, हाँ, एक बात दिमाग में रहनी चाहिए कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर है गाइज? और कभी कभी गाइज आपको सवाल किया जाएगा चार्ज के लिए। हालांकि चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। तो कभी कभी बोला जाता है कि भाई आप इतना देर में जब इसमें हमने फ्लक्स को चेंज करा तो आप बताओ कितनी चार्ज फ्लो कर गई। करंट तो फ्लो कर ही रही होगी, तो चार्ज इसलिए आपसे पूछा गया। तो हम लोग चार्ज भी चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको चार्ज कैसे निकालता हूं। चार्ज पर छोटी सी कंसेप्ट है। चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन की वजह से चार्ज कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने देखा है कि I क्या होती है? 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। यही देखा है ना, सिंपल से है कि I, तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, डी फाई को मैं निकाल लूं तो क्या होगा? I आर डी टी। ध्यान से देखिए, डी फाई की वैल्यू क्या हो गई? आर को मैं बाहर कर लूं और आई डी टी। क्लियर है? दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो फाई इनिशियल, फाई फाइनल, और ये आई डी टी। ठीक है, ये 0 से लेकर के t तक। आपको पता है कि आई डी टी की इंटीग्रेशन टोटल चार्ज होती है। कैसे? ध्यान से देखिए, आपने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था कि I इज व्हाट? डी क्यू बाई डी टी। याद करें, I इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी। सो डी क्यू इज व्हाट? आई डी टी। तो अगर मैं Q निकालूं तो क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा आई डी टी। ये चीज आपको पहले से मालूम है। ठीक है, ये चीज आपको पहले से मालूम है। तो हम इस पूरे के जगह पर 0 से t तक में टोटल चार्ज निकाल लेंगे। इसको हम क्या बोल पाएंगे? डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, फ्रॉम फाई इनिशियल फाई फाइनल, और इसको बोलेंगे टोटल चार्ज। डेल्टा क्यू आप बोल सकते हो, टोटल चार्ज डेल्टा क्यू। और इसको हम बोल सकते हैं फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, सो आर इंटू डेल्टा क्यू। सो दिस इज डेल्टा फाई आर इंटू डेल्टा क्यू, राइट। अगर हमसे टोटल चार्ज पूछा जाए, कभी कभी पूछा जाता है सवालों में, जो कि आसान है, तो हम लोग आर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं।
तो टोटल चार्ज जब भी आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब देना है, डेल्टा फाई बाई आर, डेल्टा फाई बाई आर। दिस इज वेरी इजी, क्लियर है जी, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमेशा इस चीज को आप समझें ऐसे कि टोटल चार्ज जब भी निकालना हो तो डी फाई बाई आर, डेल्टा फाई बाई आर, क्लियर है। तो टोटल चार्ज हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब कुछ और छोटी छोटी चीजें मैं आपको हेल्प कर देता हूं। देखिए कभी कभी टोटल चार्ज आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा और फिर आपसे डेल्टा फाई के बारे में पूछा जाएगा, फ्लक्स में चेंजिंग पूछा जाएगा, ठीक है। उसको भी आपको इसको भी आपको टैकल करने आना चाहिए, अच्छे से टैकल करने आना चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए इन सब छोटी छोटी बातों को आपको अच्छे से समझना है। अब आइए मैं एक एक छोटा छोटा सवाल करता हूं, सवाल करेंगे तब जाकर फील आएगा आपको, ऐसे फील आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो चलिए मैं एक छोटा सा सवाल सेट करता हूं, ठीक है। सबसे पहला सवाल बहुत ही इजी है, सिंपल सी बात है कि डी फाई बाई डी टी, तो फाई को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर दूंगा, डिफरेंशिएट करके बोलूंगा और किसी पर्टिकुलर टाइम पर ईएमएफ पूछूंगा, उसमें करंट पूछूंगा, ठीक है। हो सकता है उसमें मैंने हीट पूछ लेना है आई स्क्वायर आर टी करके, राइट। तो ये इस तरह के भी सवाल आपसे किए जा सकते हैं। तो चलिए मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं। द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ a coil changes according to the equation phi equals 2t square plus 3t plus 1, ठीक है, सब SI यूनिट में है। if resistance of coil is 10 ohm, then find the total current, या डायरेक्ट फाइंड द करंट, इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल्स 4 सेकेंड, ठीक है। दूसरा EMF इंड्यूस्ड at t equals 1 second, और तीसरा heat produced in the wire, heat produced in the wire between t equals 0 to t equals 1 second। ये बढ़िया सवाल है, between t equals 0 to t equals 1 second, ये बढ़िया सवाल है, ठीक है गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल का डिस्कशन, देखिए ध्यान से। अब आप देखोगे तो बोलोगे सर फाई तो दिए रखा है, डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ईएमएफ मिल जाएगा किसी टी टाइम का। बहुत ही सिंपल सी बात है, फाई हम लोगों का क्या दे रखा है, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। इसमें समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, तो ईएमएफ क्या होगी, डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड में मैं लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पीछे होगा और टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, सब लोगों को पता है, 3t का 3 हो जाएगा और 1 का 0। सो फाइनली वी हैव 4t प्लस 3, क्लियर है, ये निकाल लिया। अब करंट निकालें तो क्या होगा, E बाई आर, सिंपली E हो गया आपका 4t प्लस 3 और R से डिवाइड कर लें और R इसमें कितना है 10। तो ये हम लोगों ने टाइम डिपेंडेंट करंट निकाल लिया और टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ निकाल लिया, क्लियर है। अब पहले सवाल की मैं बात करूं, ए की बात करूं तो करंट चाहिए t इक्वल्स 4 पे, तो 4 डाल लेता हूं फटाफट। तो चलिए ए नंबर सवाल की मैं बात करूं तो करंट एट t इक्वल्स 4 सेकेंड, बहुत ही लल्लू टाइप का सवाल है। 4 4 जा 16, 19/10, क्लियर है। अगर मैं बी वाले सवाल की बात करूं तो बी वाले सवाल में क्या बोला गया, ईएमएफ t इक्वल्स 1 सेकेंड पर। अरे भाई 1 डाल दो, 1 डाल दो, इसमें ईएमएफ वाले में रो 1 डाल देते हैं। तो ईएमएफ at t equals 1, so this is very easy, so this is 4 into 1 plus 3 which is 7, ठीक है। ये वोल्ट होगी और ये एम्पियर में होगी। यहाँ तक में तो कोई इशू नहीं है। मेन इशू कहाँ है गाइज, मेन है इस हीट में, ठीक है, हीट की बात हो रही है। और यहाँ पे हीट कब पूछी गई है, कितने कितने टाइम के बीच, 0 से लेकर के, क्योंकि हीट एनर्जी है ना, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल देना पड़ेगा कि उतना से उतना में टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई। सो हीट कितनी प्रोड्यूस हो गई, तो 0 से लेकर के 1 सेकेंड में। अब अगर आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बता रखा था कि अगर करंट वेरिएबल है, फॉर्मूला जरूर होता है I स्क्वायर RT, राइट।
बट अगर करंट वेरिएबल है तो वैसे केस में आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2, होपफुली आपको अच्छे से याद है। तो अगर मेरे को हीट कोई पूछे, अगर हमसे कोई हीट पूछे, जगह तो नहीं अपने पास, तो मैं आपको डायरेक्ट यहां पे बोल देता हूं सी वाला पार्ट, हीट पूछे तो क्या हम ऐसे लिख पाएंगे आई स्क्वायर आर डी टी लिख पाएंगे फ्रॉम 0 टू 1? बिल्कुल लिख पाएंगे। R 10 है, बाहर कर लेते हैं, और आई स्क्वेयर, आई कितना है, देखिए आई कितना है, आई यहां पे निकल रखा है 40 प्लस 3, थोड़ा लेंदी हो गया नो डाउट, मैं पूरा बना नहीं रहा हूं इसको, इसका होल स्क्वायर और R को मैंने बाहर कर लिया dt। अब गाइज किसको ये चीज करने नहीं आएगा, सबको आएगा। 10 को बाहर कर लेंगे, 10 का स्क्वायर तो नीचे 1/10 हो जाएगा सिंपल, और ये हो गया 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर dt फ्रॉम 0 टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, अब इसका इंटीग्रेशन भी आसान है, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए लीनियर का स्क्वायर है, लीनियर का स्क्वायर है, लीनियर पर तो हम लोग जो फॉर्मूला मेन का होता है वही लगा देते हैं, बस कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। होपफुली ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होंगी। तो गाइज यहाँ पे 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 40 प्लस 3 का होल क्यूब बाई 3, लेकिन कोएफिशिएंट 4 है तो डिवाइड कर लिया, फ्रॉम अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 0 से 1। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, तो नीचे 120 हो गया, ठीक है, और 40 प्लस 3 का होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब फ्रॉम 0 टू 1। अब अपर लिमिट 1 डाल लीजिए, लोअर लिमिट 0 डाल लीजिए, और जो आंसर आता है वो कर लीजिए, ये आपके आंसर हो जाएंगे। जगह की कमी है तो मैं पूरा कर देता। तो होपफुली गाइस ये सवाल आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा, ठीक है। पहले इसमें क्या करना था, आई को वेरिएबल फॉर्म में ही निकाल लेना था, ठीक, फिर उसके बाद हीट निकालनी थी। क्लियर है गाइस, कहीं से कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। चलिए पहले फटाफट इस सवाल को कॉपी कीजिए, और आज तो हम लोग पूरा सवाल ही करने वाले हैं, पूरा हम लोग का मूड ही आज पूरे क्लास में सवाल ही करेंगे। कॉपी कीजिए पहले इसको। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दे सकता है। तो मान लीजिए कि उसमें 100 टर्न्स है या 10 टर्न्स है, जो भी है। हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, क्लियर है, और उसकी 100 टर्न्स है, उसकी एरिया भी मेंशन है। उसे क्या किया गया, फील्ड में रोटेट किया गया। पहले फील्ड के परपेंडिकुलर था, पहले क्या था, फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब मान लीजिए फील्ड ऐसे है और ऐसे हमने रख दिया, तो ये फील्ड के क्या है, इसकी प्लेन परपेंडिकुलर है, और बाद में इसको 180 डिग्री घुमा दिया गया या फिर 90 डिग्री घुमा दिया गया, ठीक है। तो आपसे मैं दो सवाल सेट करता हूं कि 90 डिग्री पूरा रोटेट कर दिए तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हो गया, 180 डिग्री पर रोटेट कर दिए तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ये आप बता दो, ठीक है, और कितने देर में हो गया ये भी आपको मेंशन है। तो एवरेज आपसे ईएमएफ पूछा गया, ठीक है। तो सिंपल सा है कि a rectangular coil of area में लेता हूं 2 मीटर स्क्वायर, having number of turns 200 is being rotated in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी दे रखा है 2 टेस्ला या 0.2 टेस्ला, ठीक है। 0.2 टेस्ला वाला मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें उस रेक्टेंगुलर कॉइल जिसके नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया वगैरह गिवन है उससे हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है। इफ कॉइल रोटेट्स, या ऐसा करते हैं ज़्यादा बेटर होगा, if initially coil is oriented perpendicular to magnetic field, ठीक है, then find दो क्वेश्चन, एवरेज EMF if it is rotated by 90 डिग्री इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में हमने इसे कितना रोटेट कर दिया, 90 डिग्री। ऐसे सवाल आपको जनरल बुक्स में वगैरह में मिल जाएंगे। दूसरा, एवरेज EMF इफ
इट इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री इन 5 सेकेंड। ठीक है, अलग अलग तरीके से अगर हम उसे रोटेट करें तो आपको बताना है कि एवरेज ईएमएफ क्या हो जाएगी दोनों सिचुएशन। क्लियर है गाइस, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब एक सवाल इसमें और मैं सेट कर देता हूं, सी इफ इट इज रोटेटेड, या फिर यहां पे लिख देता हूं फाइंड से स्टार्ट है ना, फाइंड द टोटल चार्ज इफ इट इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री इन 10 सेकेंड। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है कॉइल का वो दिया गया है 30 ओम। कितना दिया गया है? 30 ओम। तो मैंने एक लंबा सा सवाल सेट किया है, इसमें हर तरह की तरीके की चीजें हैं, क्योंकि एक मतलब बार बार 10 सवाल सेट करने से अच्छा कि एक अच्छा सा सवाल सेट करें, उसमें हर कुछ सीख ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीखना है हमें, तो अच्छे से पढ़िए। सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसके परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कॉइल है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि ऐसे है, इस तरीके से फोटो बनाने में सहूलियत होगी इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, और ये अपना रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया वगैरह सब मेंशन है। एरिया की बात करें तो 2 मीटर स्क्वायर है, नंबर ऑफ टर्न की बात करें तो इसमें मैंने 200 दे रखा है। चलिए ठीक है, अब सोचिए, अभी तो नो डाउट अभी ध्यान से देखा जाए तो इसकी प्लेन परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद ये रोटेट कर जाएगी। क्या हो जाएगी? ये रोटेट कर जाएगी। रोटेट करके कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी। अभी ऐसे हो गया एरिया वेक्टर। ठीक है, इस तरह से। तो पहले ऐसे था, पहले क्या था? ऐसे, अब ऐसे रोटेट कर गया, ऐसे। कैसे हो गया? ऐसे, दिख रहे हो? ऐसे। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो खैर 90 डिग्री 180 डिग्री उससे हमें ज़्यादा वास्ता नहीं है। सिंपल सी बात है कि अभी के सिचुएशन में मैं फ्लक्स निकाल लूंगा। 90 डिग्री हो जाएगा तब फ्लक्स निकालूंगा, राइट, और चेंज इन फ्लक्स निकाल लूंगा। दिस इज आवर डिमांड। तो यहां पे क्या करें? फर्स्ट सवाल को बनाए तो हमें एवरेज ईएमएफ चाहिए। तो एवरेज ईएमएफ के लिए डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, एंड टाइम यहां पे कितना है? 10 सेकेंड। डेल्टा फाई निकाल लेना है, मतलब 0 से वो अगर 90 डिग्री हो गई, 0 से 90 डिग्री रोटेट। अब 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको फील कराता हूं। आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में ही 90 डिग्री पे है तो फिर 0 डिग्री का क्या मतलब है? देखो एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेते हैं ना, ये इसकी प्लेन इसके साथ 90 डिग्री पे है, इसकी प्लेन इसके साथ 90 डिग्री पर है। एरिया वेक्टर की बात करें तो देखो ऐसे चाहे नीचे कर लोगे तो एरिया वेक्टर अभी कैसे है? 0 डिग्री पे मान के चलो स्टार्टिंग में, क्योंकि ओपन सरफेस है तो एरिया वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। तो इसी के डायरेक्शन, फील्ड के डायरेक्शन में ही लेके चलते हैं। तो एरिया वेक्टर स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में क्या है? 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। कोई शक? स्टार्टिंग में क्या है? 0 डिग्री। बहुत अच्छे। तो थीटा इनिशियल की मैं बात करूं, तो ये है 0 डिग्री। तो फ्लक्स अगर मैं इनिशियल निकाल लूं तो बहुत ही सिंपल है, b इंटू ए इंटू कॉस 0। b आपको पता है ना चाहिए 0.2, और एरिया भी मेंशन है 2। ठीक है, और एक कमाल की बात ये कि ये तो फ्लक्स जब हम निकाल रहे हैं तो सिंगल टर्न से मिलेगा, सिंगल टर्न से। ऐसे से हजारों टर्न है, तो n से गुना करना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो cos 0 1 और नंबर ऑफ टर्न 200। ठीक है, 800, राइट, 800। लेकिन ये क्या होगा? 80 होगा, क्योंकि ये 0.2 है। क्लियर है गाइस? फाइ इनिशियल। अब थीटा फाइनल की मैं बात करूं, तो थीटा फाइनल कितना हो गया है? 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से वो 90 डिग्री, तो अब 90 डिग्री माना जाएगा। ठीक है, तो फाइनल क्या होगा? 0, क्योंकि 90 डिग्री पर फ्लक्स क्या हो जाती है? डायरेक्ट 0। b इंटू ए इंटू कॉस 90। दिस इज वेरी इजी। तो फ्लक्स में चेंजिंग डेल्टा मैग्नीट्यूड बाई टाइम, डेल्टा फाई कितना होगा? बाद में 0, पहले 80 तो 0 - 80 यानी 80 का चेंजिंग। और टाइम की बात करें तो क्वेश्चन में मेंशन है 10 सेकेंड में हुआ है, तो दिस इज क्वाइट इजी। यानी आप देख सकते हो इतनी वोल्ट एवरेज ईएमएफ है। क्लियर है? अब बी वाले में बात करें, बी वाले में 180 डिग्री से रोटेट करा दिया। तो देखिए बी वाले में अगर मैं φ2 निकालूं तो क्या होगा? b इंटू कॉस 180 डिग्री। इनिशियल तो सबकी पोजीशन वही होगी, इनिशियल तो सबका फ्लक्स क्या होगा? 80 ही होगा ना। तो बाद में b देखो b कितना है? नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना भूल गए,
तो b क्या है भाई, तो b तो वही 0.2 है अपना पुराना वाला, एरिया 2 है, cos 1 -1 होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा -1 होगा, नंबर ऑफ टर्न कितना है गाइज 200, तो यहाँ भी तो क्या होगा 80 होगा ना, लेकिन ये माइनस में होगा, ये क्या होगा माइनस में। देखिए अभी मैं डेल्टा फाई निकालूंगा तो कटेगा नहीं, क्योंकि -80 बाई डेल्टा टी 5 बाई डेल्टा टी, सेकेंड क्वेश्चन में डेल्टा टी कितना लेना है 5 ही लेना है, तो ये कितना हो गया 160/5 32 आ गया, कितना आ गया ये 32, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इतना वेबर, ठीक है। हालांकि अभी हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, सॉरी ईएमएफ तो यहीं पे मैंने निकाल लिया ना, एक ही साथ सब निकाल लिया, एक ही साथ मैंने निकाल लिया। बहुत ही आसान है। चलिए सी नंबर देखते हैं अब। सी नंबर क्या है भाई, सी नंबर में बोला गया है कि टोटल चार्ज इफ इट इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री इन 10 सेकेंड, टोटल चार्ज आपसे पूछा गया है। अच्छा, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लिखा, मान लो याद नहीं है तो क्या करोगे, तो चलो याद नहीं है तो ऐसे करेंगे, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और ई को क्या लिख सकते हैं, भी बराबर क्या होता है आई इंटू आर, होता है ना गाइज, आई इंटू आर, भी इक्वल्स आई आर, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और देखिए आई इंटू डेल्टा टी डेल्टा फाई बाई आर याद होगा, और इसी को हम लोग टोटल चार्ज बोल सकते हैं या डेल्टा क्यू बोल सकते हैं आई डेल्टा टी को, तो डेल्टा फाई बाई आर, दिस इज वेरी सिंपल, डेल्टा फाई निकाल ले और आर से डिवाइड कर ले, तो 60 डिग्री घूमी है, 60 डिग्री घूमी है तो डेल्टा फाई निकाल लेते हैं फटाफट। तो चलिए फाई टू इस केस में क्या होगा, सी बना रहे हैं, फाई टू इस केस में क्या होगा बी इंटू ए इंटू कॉस 60 डिग्री, राइट, सो बी इंटू ए हाफ हो जाएगा यहाँ पे, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, राइट, तो सीधे हाफ होगा। फिर डेटा बेवजह क्यों डालना है, सब समय तो वही डाल रहे हैं, बी इंटू ए इंटू एन, यहाँ पे कॉस 1 यहाँ पे हाफ, तो हाफ का मतलब इसमें क्या हो जाएगा इसका 80 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 80 का आधा हो जाएगा तो 40 हो गया, बहुत ही सिंपल सा है। तो डेल्टा फाई की में बात करें तो 40 माइनस 80 डिफरेंस, तो ये 40 ही हो जाएगा। अब हमें चाहिए टोटल चार्ज, तो 40 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बारे में बोल दिया गया है 30 ओम है, कितना है कॉइल का 30, सो 4/3 कूलम, तो कुछ भी खास नहीं है। सवाल थोड़ा लंबा सा है बट सवाल में वाकई कोई दम नहीं है। मेन आपको समझना है कि इनिशियल सिचुएशन क्या थी, बाद की सिचुएशन क्या हो गई है, इनिशियल फ्लक्स निकाल लो, बाद का फ्लक्स निकाल लो, टाइम देख लो, डिवाइड कर लो, दैट विल बी द एवरेज ईएमएफ। अब एवरेज ईएमएफ निकल गया तो एवरेज हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं, अगर हमसे पूछा जाता तो हमसे चार्ज भी पूछा जा सकता है, फ्लक्स को चेंज करके हमसे चार्ज भी पूछा जा सकता है। क्लियर है गाइस? चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए, तो कुछ और सवाल हम सेट कर रहे हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल सेट करके मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, जैसा कि आपने देखा अभी कि टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा फाई बाई आर, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि चेंज इन फ्लक्स बताओ, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा और टोटल चार्ज निकालने का कुछ ना कुछ तरीका उन्होंने दे देना है। अब कैसे देखिए, द आईटी ग्राफ of a coil through which flux is changing is given as, एक ऐसी कॉइल है जिससे होकर के फ्लक्स चेंज कर रही है, तो उससे जो करंट चेंज कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग, उसका कुछ इस तरीके से वैल्यू उन्होंने दे रखा है। इस तरीके से आईटी ग्राफ है उसका, राइट। कुछ डेटा मेंशन है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ऐसा कुछ है। आईटी ग्राफ कुछ इस तरीके से वैरी कर रही है। क्लियर है? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ coil is
20 ओम। देन फाइंड द टोटल, या डायरेक्ट लिखता हूं, चेंज इन फ्लक्स बिटवीन t इक्वल्स 0 टू t इक्वल्स 6 सेकेंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 0 से लेकर के 6 सेकेंड के बीच टोटल चेंज इन फ्लक्स पूछा जा रहा है, और यहां पे IT ग्राफ है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ये सवाल देखोगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, सोचोगे सर चेंज इन फ्लक्स, ये चेंज इन फ्लक्स के लिए तो हमें ये चीज पढ़ना है। हम लोग तो ये पढ़े हैं कि अगर I वगैरह दे दिया जाए, रेजिस्टेंस वगैरह अगर कॉइल में दे दिया जाए, तो I इक्वल्स होती है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई R। ठीक है, अब इसमें आपको IT तो दिख रही है, लेकिन डेल्टा फाई कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा फाई इक्वल्स, या डी फाई हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से बात कीजिए। तो डी फाई क्या होगी? I इंटू आर इंटू डी टी। देखिए, सवालों को जब बनाते हैं तो कहीं ना कहीं बेसिक को एक बार लिखना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि सब फॉर्मूला एकदम रट्टा ही मार लेना है, बेसिक फॉर्मूला से ही सारी चीजों में अप्रोच किया जा सकता है। जैसे मैंने बेसिक ही फॉर्मूला लिखा है लगभग, तो डी फाई इक्वल्स आई आर डी टी। अब सोचो आई टी का ग्राफ है हमारे पास और आई डी टी है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे, आर बाहर कर लेंगे, आई डी टी। अब ये क्या बता रहा है? एरिया। किसी भी चीज की इंटीग्रेशन क्या बताती है? एरिया बताती है। और ये डी फाई का मतलब हो गया फाई 1 से लेकर के फाई 2, तो ये क्या आ जाएगा? फाई 2 माइनस फाई 1, मतलब दिस इज द चेंज इन फ्लक्स और आई डी टी का एरिया। अब देखो ध्यान से, अगर आप पहले से भी जानते तो आप इस चीज को डायरेक्ट भी सोच सकते थे। आईटी ग्राफ का जो एरिया होता है टोटल चार्ज प्रोवाइड करता है, और अगर हमें टोटल चार्ज 0 से 6 तक का निकाल लें, टोटल चार्ज 0 से 6 तक का हम निकाल लें, तो क्या 0 से 6 तक का टोटल फ्लक्स नहीं निकाल सकते? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि डेल्टा फाई होती है ना आर इंटू डेल्टा क्यू होती है। तो डेल्टा क्यू निकालेंगे तो क्या होगा? डेल्टा फाई बाई आर। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते थे। क्लियर है? तो ये चीज हम लोग कर सकते थे। तो ये दरअसल क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली एरिया अंडर आईटी ग्राफ। ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, काफी दिनों से ये सब चीजों को आप पढ़ते आ रहे हो। आर क्या है? आर क्या भाई? आर तो 20 है इनटू एरिया। कहां तक का एरिया? ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसके जिसके बीच आपको डिफरेंस पूछा गया है। तो 0 से 6 तक, तो 0 से 6 तक का निकालेंगे। अगर 0 से 4 तक का सवाल होता तो 0 से 4 तक का एरिया निकालते। अगर 2 से 4 तक का होता तो 2 से 4 तक का निकालते। अगर 2 से 6, मतलब जहां से जहां के बीच पूछे वहां तक का एरिया आप निकाल लो। तो एरिया अंडर आईटी ग्राफ निकालो फटाफट। ये कैसा है? ट्रेपीजियम है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहां से यहां 6 और यहां से यहां देखो ये वाला है 2, तो 6 + 2 इंटू एल्टीट्यूड का मतलब होता है 10। सो दिस इज वेरी इजी। अब देख सकते हो बहुत ही आसान है। 540 हो जाएगा फाइनली। ठीक है, इतनी वेबर। क्लियर है? कुछ भी खास इसमें नहीं है, आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से आईटी ग्राफ के हेल्प से हमने फ्लक्स निकाल लिया। क्लियर है? कभी कभी और भी बेवकूफ बना देगा आपको। जैसे मान लीजिए कि आपसे लैंग्वेज में दे देगा बहुत सारा चीज, मैं उतना लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। यहां पे जैसे कि कोई कॉइल दे देगा आप, ठीक, यहां पे कोई कॉइल दे देगा और आपसे पूछेगा, ठीक है, आपसे पूछेगा कि इस कॉइल को इस तरह से हम मैनेज किए कि इसकी रेडियस लगातार बढ़ने लगी, इसकी रेडियस लगातार बढ़ने लगी, मतलब इसका साइज बढ़ने लगा। तो अगर मैं बोलूं इफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है 10 टेस्ला, ठीक है, और इफ रेडियस इज इंक्रीजिंग एज, इस तरीके से रेडियस बढ़ने लगी, टाइम के अकॉर्डिंग लगातार रेडियस चेंज कर रही है। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर डायरेक्ट में निकालता हूं, देन फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड एट t = 2 सेकेंड। अब यह सवाल जायज है, क्यों? देखिए यहां मैग्नेटिक फील्ड है और कोई एरिया है। मैंने आपको पहले बता रखा था कि एरिया को कम ज्यादा करने से भी क्या होती है, उसमें फ्लक्स चेंज करती है। फ्लक्स चेंज करती है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो सवाल तो सही है, अगर इसकी एरिया किसी भी तरीके से लगातार बढ़ रही है या घट रही है तो निश्चित रूप से उसमें फ्लक्स चेंज कर रही है, और फ्लक्स चेंज कर रही है इसका मतलब क्या हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सवाल तो बनता है। लो यहां पे डायरेक्ट फाई नहीं दिया गया है,
अब फाई के लिए जो छोटा छोटा पैरामीटर्स है जैसे एरिया, तो एरिया इसका लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्योंकि रेडियस बढ़ रही है। तो हम लोग बेसिक्स पे जाएंगे, सिंपल सा सवाल का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से करेंगे। तो फ्लक्स होती क्या है, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, क्योंकि देख रहे हो फील्ड ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर भी वैसे, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब बी रख देते हैं, बी तो आपको पता ही है बी कितना है 10 टेस्ला, और एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, क्या है पाई आर स्क्वायर। अब इसकी रेडियस ही बदल रही है भाई, आर स्क्वायर है यानी 2t स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, इस तरीके से बदल रही है किसी भी इंस्टेंट पे। तो 2 2 जा 4 t की पावर 4, तो 40 पाई t की पावर 4। तो फ्लक्स इस तरीके से बदलेगी। अब फ्लक्स, अब यहां पे आके ये सवाल सेट हो गया जो पहला सवाल सेट किए थे, फाई फ्लक्स किसी पर्टिकुलर टाइम पर कैसे डिपेंड कर रही है, तो हम कैसे ईएमएफ निकालते, तो फटाफट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो अगर ईएमएफ निकालेंगे तो क्या होगा, डी फाई बाई डी टी, सिंपल डिफरेंशिएशन। तो ये डायरेक्ट मैं करता हूं, इतना इंटू पाई इंटू टी क्यू, यही आएगा डिफरेंशिएशन। अब ईएमएफ कब चाहिए, एट टी इक्वल्स 2 सेकेंड चाहिए, 2 डाल दो, 160 इंटू पाई इंटू 2 2 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज आ गया टोटल, राइट, टोटल ये आ गया इतनी वोल्ट, पाई का वैल्यू आप डाल दो। ठीक है, जस्ट एक सिंपल सवाल मैंने ऐसे ओरल सवाल सेट कर रहा हूं जिसमें आप इन चीजों को आप देख सकते हो कि कैसे कभी रेडियस को चेंज कर दिया जाए, कभी बी को ही चेंज कर दिया जाए, राइट। तो किसी भी तरीके से सवालों को अगर वो चेंज कर लें तो फिर आप आराम से उसके आंसर्स को कर सकते हो। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज, कहीं से इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए इन सब चीजों को कॉपी कीजिए, और भी हम लोग डिफरेंट वैरायटी के सवाल, जैसे अभी बी चेंज करके करते हैं, एक बार एंगल चेंज करके करते हैं, ठीक है। वो ऐसे जब हम रोटेट कराते हैं तो लगातार एंगल बदलती है, तो एंगल के बदलने का रेट मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे उसमें ईएमएफ निकालते हैं। क्लियर है। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे एक और सवाल करते हैं जिसमें बी लगातार चेंज कर रही है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऐसा सवाल है कहीं पे, इफ मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए कॉइल इज चेंजिंग एज बी इक्वल्स 2t स्क्वेयर, इस तरीके से चेंज कर रही है, ठीक है। फाइंड द ET ग्राफ, फाइंड द ET ग्राफ, ठीक है। EMF और टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करनी है। फाइंड द ET ग्राफ इफ R is the रेडियस ऑफ कॉइल। जानबूझ के वेव को बनाया गया है। अब ग्राफ देख करके आपको और कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है, कुछ भी नहीं दम है गाइज इसमें। आप ध्यान से देखिए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए इंटू कॉस, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। बोला गया है कि फील्ड के यहाँ पे देखिए, फील्ड के परपेंडिकुलर देख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी इस फील्ड के परपेंडिकुलर ही बी चेंज कर रही है, और केवल मैग्नीट्यूड में चेंज कर रही है, डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रही है, 0 डिग्री पे होगी बिल्कुल। सो बी के जगह पर मैंने 2t स्क्वायर इंटू एरिया की जगह पर पाई आर स्क्वायर मैंने जानबूझ के लिए देने की कोशिश करी है, 2 पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ईएमएफ निकालनी है तो प्रॉपर साइन यूज करिए, ठीक है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करनी है, अभी मैग्नीट्यूड हमें नहीं निकालनी है। तो माइनस डी फाई बाई डी टी, तो 2 पाई आर स्क्वायर सब तो कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, इसका 2t हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो ईएमएफ कितना होगा, -4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, निगेटिव है, ठीक है। तो ईएमएफ अगर मैं यहां ले लूं और t ले लूं तो E इक्वल्स माइनस टी माइनस एम एक्स, स्लोप निगेटिव है, ठीक है। तो कैसा होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ऊपर नहीं होगा, ठीक है। ऊपर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से ET ग्राफ हो गया। हाँ, अगर हमसे कोई पूछे कि E और T का मैग्नीट्यूड का ग्राफ खींचिए, ठीक है, तब कैसा होगा, ऐसे। क्लियर है।
तो आप ये भी ग्राफ खींच सकते हो, लेकिन ये मैग्नीट्यूड का है और ये सिंपल ईओटी का। खूब क्लियर है गाइस, इसमें कुछ भी खास नहीं है। अब एक सवाल और मैं अब सेट करके बताता हूँ, ये भी सवाल आपको इजी लगेगा, कुछ खास नहीं है, बस सिंपल। मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ दिखाया है कि भाई बार बार कोई चीज़ चेंज करे, बहुत सारी फ्लक्स पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए कि फील्ड ऐसी है, जैसे फील्ड परपेंडिकुलर है, राइट, और एक हमारे पास इस तरह से रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ मैं बिल लेता हूं और लेंथ एल लेता हूं, समझिएगा। और यहाँ पे एक एक्सिस है और इस एक्सिस के टुवार्ड्स ये ओमेगा के कांस्टेंट ओमेगा से ये लगातार घूम रही है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। अ कॉइल having number of turns capital N is rotating with uniform angular velocity as shown in figure, right? Find the EMF induced at any instant t, राइट। या ग्राफ भी खींच दे जैसे इसमें। तो अब इसमें सवाल को देखिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत टफ सवाल है कि तो ओमेगा से घुमा रहा है, एल लेंथ है, बी है और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यहाँ पे बी है, राइट। तो पूछा गया है कि भाई टाइम डिपेंडेंट इसका क्या बता दो, ईएमएफ बता दो। अब थोड़ा इसको समझना है, हालांकि हमारे सिलेबस में भी है आगे चल के पढ़ना, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ज़्यादा डिटेल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी जितना पढ़ा है ना कि उसी की हेल्प से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मान लो कि हमारे पास कोई इस तरह से कोई कॉइल है, समझो ये मेरे पास एक कॉइल है, दिख रहा है ये कॉइल है, इस तरह से कॉइल समझना है। इसको ऐसे रोटेट किया जा रहा है, ऐसे 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 रोटेट किया जा रहा है, समझ रहे हो, ऐसे रोटेट किया जा रहा है। तो अब सोचो स्टार्टिंग में एरिया वेक्टर किधर भी होगी, छोड़ो, स्टार्टिंग में एरिया वेक्टर ऐसे होगी, ठीक है, बाद में ऐसे लगातार घूम रही है, देखो थीटा लगातार चेंज हो रही है, बी तो उस जगह पे वही है, बी की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, लेकिन हाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है। सो हियर थीटा इज जस्ट चेंजिंग, एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग नहीं हो रही है। क्या एरिया इसकी बदल रही है? नहीं, बस फर्क क्या हो रहा है, फर्क ये हो रहा है कि ये थीटा लगातार बदल रही है। तो किसी भी इंस्टेंट पर थीटा कितनी होगी, ये बड़ी कमाल की चीज है, किसी भी इंस्टेंट पर थीटा कितनी होगी। देखिए दिस ओमेगा इज कांस्टेंट, दिस ओमेगा इज कांस्टेंट, सवाल में ये मेंशन है कि ये ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, अगर मैं इस चीज को ऐसे रोटेट कराऊं, ऐसे रोटेट कराऊं, ऐसे रोटेट कराऊं, तो सोचो टी टाइम में कितना एंगल घूम जाएगी। आ जाओ रोटेशन मोशन में, आपने पढ़ा है कि थीटा एस इक्वल्स, आपने ये पढ़ा है एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो रोटेशन में थीटा होती है यहाँ पे, यहाँ ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ एल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स ओमेगा, जिस ओमेगा से घूम रही है ओमेगा टी, और अल्फा तो है ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है, सो ये जीरो हो जाएगा। सो थीटा विल बी ओमेगा टी, क्लियर है, ये तो आप पहले से भी जानते थे। तो इससे हमें ये पता पड़ गया कि किसी टी टाइम में ये कितनी एंगल घूम जाएगी, ये बात पता पड़ गया। तो किसी भी इंस्टेंट पे कितनी घूम जाएगी तो हमें पता पड़ गया, राइट। अब बताइए फ्लक्स किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगी, फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट क्या होगी किसी इंस्टेंट पे। आप बोलोगे कि एंगल कितना है किसी इंस्टेंट पे बी और ए के बीच, बी और एरिया के बीच, तो वो तो ये है, किसी भी इंस्टेंट पर ये एंगल बनेगा, बिकॉज ये स्थिर थोड़े ना, ये तो घूम रही है। तो किसी भी टी टाइम पर क्या हो रही है, एंगल कितनी बन रही है, फाई या थीटा, जो भी है थीटा। तो अब मेरे को फ्लक्स किसी भी इंस्टेंट पर निकालना होगा, तो क्या मैं b इंटू ए इंटू कॉस थीटा लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। b इंटू ए इंटू कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखूंगा, ओमेगा टी, क्लियर है गाइस। अच्छा अब एरिया की जगह पर एरिया इसका क्या लिखूंगा, स्मॉल एल इंटू बी, तो फाई को मैं लिख दूंगा b इंटू स्मॉल एल इंटू बी, ठीक है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कैपिटल एन, तो सब में हम लोग छोटी सी गलती कर रहे हैं, एन से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, एल इंटू बी इंटू स्मॉल एन, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे टाइम फैक्टर आ रहा है फाई, तो मुझे ईएमएफ निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा समझना चाहिए आपको,
माइनस में लगा लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। बी एल बी एन ये सब तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन सबसे पहले ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में और ओमेगा टी का फिर टी के रेस्पेक्ट में, इतना डिफरेंशिएशन आपको पता होगा। ओमेगा टी साइन कॉस ओमेगा टी इज द फंक्शन ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में और फिर ओमेगा टी को टी के रेस्पेक्ट में। सो माइनस बी एल स्मॉल बी एन, मैग्नीट्यूड है तो माइनस को हटा भी सकते हो। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ओमेगा टी में टी ओमेगा को बाहर करेंगे तो इस तरह से फाइनली हो जाएगा बी एल बी एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है? तो इस तरह से ईएमएफ की वैल्यू हो गई बी एल बी एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो किसी टी टाइम पर क्या होगी देख लीजिए, वेरिएबल ईएमएफ होगी। क्या मेरी बातें समझ रहे हो गाइज? क्या इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? तो आपने अभी क्या क्या देखा, आपने अभी जितने भी सवाल हमने सेट किया उसमें आपने बस एक ही चीज देखा कि फाई में जितनी भी पैरामीटर्स हैं उन सारे चीजों को वैरी कर करके आपसे ईएमएफ या करंट वगैरह या फिर चार्ज वगैरह पूछा जा सकता है, या फिर कभी फ्लक्स पूछा जा सकता है, फ्लक्स चेंज पूछा जा सकता है, कभी चार्ज निकालने का कोई तरीका ढूंढा जाएगा या चार्ज दे देगा तो फिर फ्लक्स पूछ देगा, कभी कभी सवालों में रेजिस्टेंस आपसे पूछ सकता है। ए लॉट ऑफ सिचुएशंस आर देयर। ठीक है, सिचुएशंस तो हजारों हो सकती हैं। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? तो इस तरह से जो भी सवाल बनेंगे आप उन सारे सवालों को आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है गाइज, अब मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ और हम लोग छोटी छोटी चीज करेंगे।